कहीं भी अगर आप देखेंगे, अगर हॉलीवुड की 20-25 फिल्में आए तो एक यहूदियों के नरसंहार के बारे में होगी, एक अफ्रीका के अश्वेत दासों के उत्पीड़न के बारे में होगी। लेकिन इस देश में क्या हुआ, इस धरती पर क्या हुआ, इस विषय पर समाज में उल्लेखनीय प्रभाव वाली एक भी कमबख्त फिल्म या कोई किताब भी इस बारे में नहीं होगी। देखिए, एक सफल आक्रमणकारी न सिर्फ किसी की भूमि का हिस्सा हड़पता है, उसके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वो मन के भूगोल पर कब्जा करे, मानसिक ढांचे पर या मानसिक भूगोल पर कब्जा करने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इतिहास को कुछ इस तरह से लिखा जाए कि जो आकर हमें लूटता है वो कुछ समय बाद अमीर और यहां तक कि प्रेरणादायक लगे। आज के भारत का यही प्रतीक है कि जिन लोगों ने हमें लूटा, हमारा बलात्कार किया और डकैती की, वो अब हमारे लिए प्रेरणादायक बन गए हैं। ये मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि हमारा इतिहास उस तरह से लिखा गया है जो हमने नहीं, उन्होंने लिखा है। लेकिन पिछले 70 से 75 सालों में हमने उसे फिर से लिखने की परवाह नहीं की। हमने पीड़ितों की तस्वीर सामने लाने की परवाह नहीं की। कहीं भी अगर आप देखेंगे, अगर हॉलीवुड की 20-25 फिल्में आए तो एक यहूदियों के नरसंहार के बारे में होगी, एक अफ्रीका के अश्वेत दासों के उत्पीड़न के बारे में होगी। लेकिन इस देश में क्या हुआ, इस धरती पर क्या हुआ, इस विषय पर समाज में उल्लेखनीय प्रभाव वाली एक भी कमबख्त फिल्म या कोई किताब भी इस बारे में नहीं होगी। अगर आप वाकई मुड़कर देखें तो सबसे बदतर अत्याचार हुए हैं। अगर आप 100 साल का समय देखें तो धरती पर और कहीं भी ऐसा अत्याचार नहीं हुआ है। इतने बड़े पैमाने पर हत्या और बलात्कार और लूटपाट जो यहां हुई है। लेकिन हमारे अंदर गर्व की बहुत शांत भावना है। तो हम सोचते हैं कि अगर हम ये नहीं कहेंगे तो हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। हम उसे कहते नहीं, इसका मतलब कि वो हुआ ही नहीं। देखिए, ये जापानियों की तरह है। वो हिरोशिमा नागासाकी की बात नहीं करेंगे, वो फुकुशिमा और उसके उत्पीड़न की बात नहीं करेंगे। वो बस ऐसे रहेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि वहां गर्व की शांत भावना है, जोरदार गर्व नहीं। जिन लोगों में गर्व की प्रबल भावना होती है वो उसके बारे में किताबें लिखेंगे, फिल्में बनाएंगे, नाटक बनाएंगे। लेकिन ये गर्व की बहुत शांत भावना है। हम इस पर काबू पाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। जिसे आक्रामक तरीके से ले लिया गया, उसे हमने कानूनी प्रक्रिया से वापस लेने की कोशिश की। कुछ सालों की नहीं, कुछ सदियों की कानूनी प्रक्रिया। क्या आपने कभी सुना है कि कोई कानूनी प्रक्रिया अदालतों में 300-400 सालों तक चल रही हो? यही है भारत। लेकिन फिर भी हमें विश्वास है कि एक दिन न्याय मिलेगा, और किस्मत से न्याय मिल गया है। ये जितना मूर्खतापूर्ण है उतना गहरा भी है। मैं इसकी बहुत तारीफ भी करता हूं। ये किस तरह के लोग हैं? 550 सालों से वो अदालतों में जा रहे हैं जो तमाम तरह के लोग चला रहे थे। इस्लामी अदालतों से लेकर ब्रिटिश अदालतों और भारतीय अदालतों तक वही केस, एक ही मंदिर के बारे में। किस तरह के लोग ऐसा करेंगे? ऐसा समय था जब वो आक्रामक तरीके से इसे वापस ले सकते थे, लेकिन नहीं, वो अदालत गए। अब भी हम अदालत में हैं। एक सफल रहा है, दूसरे थोड़ा बेहतर लग रहे हैं। लेकिन ये ऐसी सभ्यता है जो सिर्फ यहां रहने वाले लोगों के लिए प्रासंगिक नहीं है। ये ऐसी सभ्यता है जो धरती पर हर मनुष्य के लिए प्रासंगिक है, क्योंकि ये इकलौती समावेशी सभ्यता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे भारतीय प्यार से भरपूर हैं, कल सुबह वो आपको गले लगाने को तैयार हैं। नहीं, अलग अलग लोग अपनी तरह के हैं,
लेकिन धरती पर और कोई जगह नहीं है जहां धर्म ग्रंथ आपको समावेशी बनाने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। हर कहीं धर्म ग्रंथ का मार्गदर्शन हमेशा विशिष्टता को लेकर होता है। ये इकलौती सभ्यता है जहां हमारे लगभग सभी धर्म ग्रंथ मानवता को गले लगाने की बात करते हैं। सिर्फ मानव जाति को नहीं, सभी जीवन रूपों को गले लगाना। धरती पर ऐसी कोई जगह नहीं है। इस देश में और दुनिया में इसे एक वास्तविकता बनाना मेरे ख्याल से वो महत्वपूर्ण काम है जो हमारे पास आज की पीढ़ी के लिए है, कि एक समावेशी जीवन शैली कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, कैसे दिखते हैं, किस चीज़ पर विश्वास करते हैं या नहीं करते, क्या खाते हैं या नहीं खाते, इससे मुझे मतलब। तो हम ऐसी स्थिति में हैं और इस समय आप जैसे लोग जो सौभाग्य से तथ्यों के साथ इतिहास लिख रहे हैं, ऐसे समय में जिस सभ्यता को हम हिंदुस्तान या भारत कहते हैं वो दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए हिंदुस्तान के व्यापक पहलू और हिंदुस्तान के सूक्ष्म पहलू दोनों को देखना बहुत महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि मैं आपकी किताबों को लेकर थोड़ा उत्साहित था, क्योंकि ये आत्मकथात्मक है, साथ ही ये इतिहास भी है। आत्मकथा सूक्ष्म है, इतिहास वृहत है, तो ये संयोजन बहुत ज़रूरी है, वरना हमारे पास लोगों के जीवन के बारे में अंतर्दृष्टि नहीं है। हमारे पास सिर्फ तथ्यों का ढेर है जिनसे हम जुड़ नहीं सकते। लोगों के उस दिन के अनुभवों को जाने बिना तथ्यों और तारीखों का क्या फायदा। तो ये एक ऐसी सभ्यता है जहां लोग सोचते हैं कि हमें इतिहास की कोई समझ नहीं है, क्योंकि हमने कभी भी अपनी तारीखों और घटनाओं को उस तरह से सावधानी पूर्वक लिखने की परवाह नहीं की, बल्कि हम सिर्फ लोगों के अनुभवों को लिखते हैं, क्योंकि लोगों के अनुभव चाहे वो 1000 साल पहले हुए हों या 5 या 10,000 साल पहले, आज भी प्रासंगिक हैं। वास्तव में तारीखों और घटनाओं का कोई महत्व नहीं है जब तक कि आप इतिहास में पीएचडी नहीं करना चाहते, जो बहुत आसान होगा क्योंकि आप सिर्फ उसकी बात कर सकते हैं जो पहले से मौजूद है। अगर आप ऐसी चीज़ की बात करते हैं जो मौजूद नहीं है तो उसे कल्पना कहते हैं। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई विक्रम एक इंसान के अनुभव के जरिए, व्यक्तिगत नजरिए से इतिहास लिख रहे हैं। खैर, कुछ अटकलें हैं, लेकिन घटनाओं पर गौर करें तो हम जानते हैं कि यही हो सकता था। इसी तरह रामायण और महाभारत लिखे गए, ये इतिहास है। लेकिन हम तथ्यों और तिथियों के मूर्खतापूर्ण संग्रह से इतने प्रभावित हो गए कि हमने ये कहना शुरू कर दिया कि ये मिथोलॉजी है, इतिहास नहीं है। तो हमने इस देश में मिथोलॉजी और इतिहास को भी अलग कर दिया है। नहीं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये ऐतिहासिक है, लेकिन इसका नजरिया मानवीय है। प्राकृतिक रुद्राक्षों से बने मॉडर्न ब्रेसलेट, माला, भगवान श्री कृष्ण की प्रिय वैजयंती माला और ऐसी ही बहुत सी सनातन संस्कृति से जुड़ी चीजें 50% तक के डिस्काउंट के साथ अब आपको मिलेंगी वेबसाइट myGyanalay.in पर। साथ में मिलेगी निशुल्क पंडित जी हेल्पलाइन, जिससे आप विधि विधान के साथ इन चीजों को सही से धारण कर सके। तो अभी वीडियो के कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाएं और इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट myGyanalaya.in। लीव ए सात्विक लाइफ।